इमेजिन करिए आपने अपनी लाइफ की पूरी सेविंग किसी बिल्डर को दे दी और वो काम आधा अधूरा छोड़कर चला जाता है। अब आप भागते भागते जाएंगे कोर्ट में। कोर्ट में मिलेंगी आपको डेट्स पे डेट्स, एडजर्नमेंट, लॉयर को हैवी फीस भी देनी पड़ेगी, प्रोसीडिंग में डिले होता रहेगा और लास्ट में आपको बोनस में मिलने वाला है फ्रस्ट्रेशन। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा तरीका है जिसमें कोई क्राउड नहीं है, कोई पब्लिक हियरिंग नहीं है, कोई भी डेट्स पे डेट्स वाला इशू नहीं है और जो भी डिसीजन है वो 6 से 12 महीने के अंदर आ जाएगा, वो डिसीजन फाइनल भी होगा, दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग भी होगा, तो आएगा ना मजा। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे लीगल मैकेनिज्म के बारे में जिसने दुनिया भर में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का पूरा लैंडस्केप बदल दिया है। एक ऐसा मैकेनिज्म जो कोर्ट रूम्स की भीड़ से बाहर निकलकर बिजनेस रियलिटीज को समझकर फास्ट, कॉन्फिडेंशियल और एक्सपर्ट ड्रिवन डिसीजन देता है। जी हाँ, हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्बिट्रेशन के बारे में। आर्बिट्रेशन एक ऐसा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड है जिसमें दो पार्टीज अपने डिस्प्यूट को कोर्ट से बाहर एक न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास ले जाती हैं, जिसे कहा जाता है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर सारा मामला बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से सुनता है और उसके बाद जो भी डिसीजन आर्बिट्रेटर देता है उसे हम बोलते हैं आर्बिट्रल अवार्ड। आर्बिट्रल अवार्ड कोर्ट के डिक्री की तरह ही इन्फोर्सेबल होता है। जी हाँ, उसका इन्फोर्समेंट, उसका एग्जीक्यूशन वैसे ही होता है जैसे आप कोर्ट की डिक्री का कराते हैं। तो आर्बिट्रेशन जो है हमारे मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल, सबसे प्रैक्टिकल, सबसे ट्रस्टेड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड बन चुका है। इंडिया में भी आर्बिट्रेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे लॉज को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं, क्योंकि आर्बिट्रेशन आने वाले समय में बहुत ज़्यादा डिमांडेड होगा। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आर्बिट्रेशन लॉज के बारे में। शुरू से लेकर अंत तक क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझेंगे, बिना किसी कंफ्यूजन, बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, बस साफ, स्ट्रक्चर्ड और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग लेंगे। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि आर्बिट्रेशन होता क्या है। तो बिल्कुल देशी भाषा में समझेंगे और आप एक बार फिर से सोचिए कि दो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन कंपनीज के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ है। अब एग्रीमेंट फुलफिल नहीं हुआ, कुछ ब्रीच हुआ जिसकी वजह से दोनों कंपनीज के बीच में डिस्प्यूट होने जा रहा है या डिस्प्यूट हो गया है। अब उनके पास दो ऑप्शंस बचते हैं, या तो वो कोर्ट चले जाए और कोर्ट में अपने चप्पल घिसे, बाल सफेद कर ले और बहुत साल बाद उनको कोई डिसीजन मिलने वाला है। अब बड़ी कंपनीज है ना, अगर वो कोर्ट में जाएंगी तो उनका समय वेस्ट होगा, समय वेस्ट होगा तो वो उतनी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे, उनका उतना एनर्जी वेस्ट होगा। तो उनके पास दूसरा ऑप्शन भी खुला है। दूसरे ऑप्शन में क्या होगा कि वो एक टेबल पे बैठेंगे, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को बुलाएंगे और वो एक्सपर्ट कुछ महीनों के अंदर फैसला दे देगा। जी हाँ, यही आर्बिट्रेशन है और उसका दिया गया फैसला दोनों पार्टीज के ऊपर, दोनों कंपनीज के ऊपर बाइंडिंग होंगी। उसको वैसे ही एग्जीक्यूट किया जाएगा जैसे कोर्ट के द्वारा दी गई डिक्री को किया जाता है। तो अगर हम आर्बिट्रेशन की एक लीगल और सिंपल डेफिनेशन समझने की कोशिश करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पार्टीज अपने डिस्प्यूट को एक या अधिक आर्बिट्रेटर्स को देती हैं और वो आर्बिट्रेटर्स उनको सुनते हैं, उसके बाद एक डिसीजन देते हैं जो बाइंडिंग होता है और जिसे हम आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं। तो अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें आर्बिट्रेशन के बारे में, तो आर्बिट्रेशन का जो ट्रिब्यूनल होता है वहां पे कोई जज साहब नहीं होते। पार्टीज अपना आर्बिट्रेटर खुद ही चुनती है अपने हिसाब से। म्यूचुअली वो डिसाइड करते हैं कि ये फला फला व्यक्ति इस एरिया में एक्सपर्ट है और ये हमारा आर्बिट्रेटर होगा। जो आर्बिट्रल अवार्ड होता है, मैंने पहले भी बताया कि कोर्ट की डिक्री की तरह इन्फोर्सेबल होता है। आर्बिट्रेशन की जितनी भी प्रोसीडिंग है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। आर्बिट्रेशन इसेंशियली कहता भी है कि लेट्स सॉल्व दिस लाइक प्रोफेशनल्स एंड नॉट लाइक एनिमीज। मतलब वो लड़ाई नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है, हमें प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करते हुए अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करना है और यही आर्बिट्रेशन कहता है। तो इंडिया में हम बात करें अगर आर्बिट्रेशन को लेकर, तो इंडिया में आर्बिट्रेशन को गवर्न करने वाला जो मेन फ्रेमवर्क है उसके बारे में आपको भी पता है। उसका नाम है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, जो यूनिसेट्रल मॉडल 1985 पे बेस्ड है। अब इस एक्ट में ना कुछ 4 पार्ट्स हैं।
पहले पार्ट में बात होती है डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन एंड इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन के बारे में। दूसरे पार्ट में बात होती है फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स के बारे में। तीसरे पार्ट में बात किया जाता है कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स के बारे में। चौथे पार्ट में बात होती है सप्लीमेंट्री प्रोविजंस के बारे में। तो ये जो पूरा फ्रेमवर्क है ना, इंडिया में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए एक मॉडर्न और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। बहुत सारे मेजर अमेंडमेंट्स भी किए गए, जिसके बाद हमारा जो ये आर्बिट्रेशन का सिस्टम है ये थोड़ा मॉडर्न हुआ। जैसे 2015 में अमेंडमेंट हुआ था टाइमलाइंस, आर्बिट्रेटर न्यूट्रलिटी और इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन को प्रमोट करने के लिए। 2019 में भी आर्बिट्रेशन अमेंडमेंट हुआ, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आर्बिट्रेटर क्वालिफिकेशन रूल्स को मेंशन किया गया। 2021 में भी अमेंडमेंट हुआ, वहां पे फ्रॉड रिलेटेड आर्बिट्रल अवार्ड्स पे बात किया गया, साथ ही बैलेंस किया गया कोर्ट के इंटरफेरेंस को, क्योंकि हमारे देश का लक्ष्य है कि इंडिया को ग्लोबल आर्बिट्रेशन हब बनाना है। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई इतनी सारी आर्बिट्रेशन के इंपॉर्टेंट और बेनिफिट्स के बारे में बात कर रही हैं, तो आर्बिट्रेशन इतना पॉपुलर क्यों है? देखिए, इसकी पॉपुलैरिटी के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। पहली बात तो यह है कि आज के समय में बिजनेस वर्ल्ड स्पीड पर चलता है और आर्बिट्रेशन वही स्पीड देता है जिसके लिए कंपनीज ग्लोबल लेवल पर इसे प्रेफर करती हैं। रीजन बिहाइंड कि अगर आप किसी कोर्ट में किसी केस को लेकर जाते हैं तो केस सालों साल चलते हैं, लेकिन जब बात आर्बिट्रेशन की आती है तो वही केस 1 से 1.5 साल में निपट जाते हैं। प्राइवेसी की अगर हम बात करें तो जब आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग होती है वहां पे पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, लेकिन कोर्ट में हियरिंग्स तो पब्लिक में होती है, तो प्राइवेसी की तो कोई बात ही मत करिए। थर्ड रीजन की बात करें तो फ्लेक्सिबल प्रोसीडिंग्स होती हैं आर्बिट्रेशन की, वहां पे वेन्यू, टाइमलाइन, प्रोसीजर सब कुछ पार्टी खुद ही कस्टमाइज करती है। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो एक्सपर्ट आर्बिट्रेटर्स को आप अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति आईटी सेक्टर का एक्सपर्ट है या टेलीकॉम का एक्सपर्ट है या फाइनेंस का एक्सपर्ट है तो आप उसे अपॉइंट कर सकते हैं। तो मतलब आर्बिट्रेटर किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट को बनाया जा सकता है, ये पार्टीज म्यूचुअली करती हैं। ग्लोबल एक्सेप्टेंस भी है इसका, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस में आर्बिट्रेशन ऑलमोस्ट एक स्टैंडर्ड बना चुका है। तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इतनी बेनिफिट्स हैं, इतनी नीड्स हैं, इतने इसके फायदे हैं, तो भैया इसकी शुरुआत कैसे होती है? तो देखिए, सिंपल सा है, दो पार्टीज हैं, इनके बीच में कोई एग्रीमेंट हो रहा है, तो उस एग्रीमेंट में, उस कॉन्ट्रैक्ट में उन्हें मेंशन करना होता है आर्बिट्रेशन क्लॉज, जिसे हम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी कहते हैं। अब जैसे मान लेते हैं ए और बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई भी बीच होता है जिसकी वजह से डिस्प्यूट अराइज होता है फ्यूचर में, तो वो कोर्ट में नहीं भागेंगे, वो कहाँ जाएंगे? वो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में जाएंगे, वहां पे उस मैटर को प्रोसीड किया जाएगा। तो उस एग्रीमेंट में लिखा होगा बहुत क्लियर शब्दों में कि कोई भी डिस्प्यूट अगर अराइज होता है इस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, देन दैट विल बी सेटल्ड थ्रू आर्बिट्रेशन। तो कोर्ट रूम में आपको नहीं जाना है, आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाएगा, आर्बिट्रेटर मैटर को सुनेगा, उसके बाद वो अवार्ड देगा जो दोनों पार्टीज पे फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा। तो अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ दिस एग्रीमेंट शैल बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन, तो वो व्यक्ति, डिस्प्यूट अगर होता है उन दोनों के बीच में, तो आर्बिट्रेशन ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है, उन्हें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं स्टेप्स क्या है आर्बिट्रेशन के प्रोसीजर का। तो देखो, पहली बात तो एग्रीमेंट में आपका आर्बिट्रेशन क्लॉज मेंशन होना चाहिए कि हाँ भैया, कोई भी डिस्प्यूट होगा तो हम आर्बिट्रेशन को ही प्रेफर करेंगे, हम कोर्ट रूम्स में नहीं जाएंगे। फिर आता है, जब पहला स्टेप आता है वो आता है नोटिस ऑफ आर्बिट्रेशन। फिर दूसरे स्टेप में बात करते हैं हम अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में। तीसरे में हम बात करते हैं प्रिलिमिनरी हियरिंग के बारे में। चौथे में हम बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस के बारे में। फिर इसके बाद सिक्स्थ में बात होगी काउंटर क्लेम्स के बारे में। सेवंथ में हम बात करेंगे इश्यूज को फ्रेम करने के लिए। एट्थ में हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के सबमिशन के लिए। नाइन्थ में हम लोग बात करते हैं विटनेस के एग्जाम स्टेटमेंट्स के लिए। 10th में हम लोग क्रॉस एग्जामिनेशन। 11 में फाइनल आर्ग्यूमेंट होता है और आर्ग्यूमेंट के बाद डिसीजन आता है जिसे कहा जाता है आर्बिट्रल अवार्ड। तो आप सोच रहे होंगे कि ये आर्बिट्रेटर जो है इसका सिलेक्शन कैसे होता है। तो देखिए, जो आर्बिट्रेशन का सिलेक्शन है ना, ये बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि आपके पूरे मैटर पे डिसीजन देने वाला वो बंदा होता है जिसे हम जज कहते हैं, मतलब वो एक जज जैसा होता है। तो आर्बिट्रेटर चूज करना बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है। इसके लिए दो ऑप्शंस होते हैं, या तो पार्टीज खुद ही आर्बिट्रेटर चूज कर लें जिसे हम म्यूचुअल अपॉइंटमेंट कहते हैं, और दूसरा होता है कि इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन की मदद ले लो। तो एक इंस्टीट्यूशन
होगा जो अपॉइंटमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और टाइमलाइंस को मैनेज करेगा पूरी प्रोसीडिंग के लिए। ये कोई एक्रोनिम नहीं है। जब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन के बारे में, तो भैया ये एक मेथड है जहां पे आर्बिट्रेशन जो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन के एस्टैब्लिश रूल, प्रोसीजर, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के तहत कंडक्ट होगा। मतलब कोई ABC इंस्टीट्यूशन है, अगर आप इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन को चूज करते हैं तो वो व्यक्ति के रूल्स जितने भी, मतलब उस इंस्टीट्यूशन के जितने भी रूल्स होंगे, प्रोसीजर्स होंगे, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट आपको लेना है, वो सब आपको वहीं से मिलेगा। अब ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी मैं आपको बता दूं, तो अभी आपने ये इमेज देखी होगी, इसका नाम है दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। इसके बाद मुंबई में भी आता है आपका मुंबई सेंटर फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। इसके बाद इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में आपने सुना होगा। सिंगापुर में आता है सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। फिर उसके बाद आता है लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। ये सारे इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट में आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक रेडीमेड रूल्स दे देते हैं कि भैया ये रूल्स आप लोग फॉलो कर लो। जितना भी टाइम का मैनेजमेंट होता है वो सब ये इंस्टीट्यूशन ही डील करता है। ये कोऑर्डिनेशन करने में भी आपको मदद करते हैं, हियरिंग के कोऑर्डिनेशन में। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मॉनिटरिंग भी होती है। तो जो भी इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन को फॉलो करता है ना, उसके माध्यम से प्रोफेशनलिज्म और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो इसीलिए इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन की भी मदद ली जाती है आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के लिए। तो आशा करती हूँ यहाँ तक चीज़ें तो बहुत ही समझ में आई होंगी आपको। अब समझ लेते हैं कि ये प्रोसीडिंग चलती कैसे है। तो देखो, कोर्ट रूम जैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल हो जाता है और प्रोसीडिंग थोड़ी फास्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जो मेन स्टेजेस होते हैं वो वही होते हैं कि आपको स्टेटमेंट ऑफ क्लेम देना है, स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस देना होता है, फिर हियरिंग्स होती हैं, फिर विटनेस का एग्जामिनेशन होता है, आर्ग्यूमेंट्स होगा, और फाइनली आर्बिट्रल अवार्ड मिलेगा आपको, जिसका नाम होता है, मतलब जिसे हम आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं, जो कि आर्बिट्रेटर का डिसीजन होता है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हम सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ते हैं या इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं, जिसे अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहा जाता है, तो ये जो भी एक्ट है ना, ये आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई नहीं होती है। आर्बिट्रेशन की जो भी प्रोसीडिंग्स है ना, ये वर्चुअल हियरिंग के माध्यम से भी पॉसिबल हो सकती हैं। डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेप्ट किया जाता है। जो भी प्रोसेस है वो मॉडर्न बिजनेस स्पीड से मैच करता है। तो आर्बिट्रेटर का जो डिसीजन होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रल अवार्ड बोलते हैं। शुरू से बता रही हूँ। इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें इश्यूज होते हैं, फैक्ट होते हैं, रीजनिंग होती है, रिलीफ होता है, कॉस्ट होता है, और ये अवार्ड दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग होता है। इसका इन्फोर्समेंट एग्जैक्टली वैसे ही होता है जैसे कोर्ट का होता है। तो इस अवार्ड को चैलेंज कैसे किया जाता है, देखिए, चैलेंज के लिए कोई सीधा अपील का प्रोविजन नहीं है इस एक्ट में। यहाँ पे सेक्शन नंबर 34 की बात की जाती है, जिसके माध्यम से आप इस अवार्ड को सेट करा सकते हो। वो भी सिर्फ और सिर्फ कुछ लिमिटेड ग्राउंड्स पे ही हो सकते हैं, जैसे कि पहला हो सकता है फ्रॉड, फिर आ सकते हैं बायस, नेचुरल जस्टिस का कहीं वायलेशन हुआ है, या एग्रीमेंट ही इनवैलिड रहा हो, या कोई पब्लिक पॉलिसी की बात हो रही हो वहां पे, या आर्बिट्रेटर अपना मैंडेट एक्सीड कर गया हो। तो इतना ध्यान में रखिएगा कि जो भी कोर्ट का इंटरफेरेंस होता है आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग में, वो बिल्कुल मिनिमल होता है, और यही कोर फिलॉसफी है आर्बिट्रेशन का। तो यहाँ तक तो मुझे लगता है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। चलिए थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, और अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में। तो देखिए, जो सबसे कॉमन टाइप्स है ना, इसमें सबसे पहले आता है एड होक आर्बिट्रेशन, जहां पे पार्टीज अपने रूल्स खुद ही तय करती हैं। इसके बाद आता है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, जिसके बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया। इसके बाद इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन में जो इंस्टीट्यूशन होता है ना, इनके एक रेडीमेड एस्टैब्लिश्ड रूल्स होते हैं जो पार्टीज को फॉलो करने होते हैं, उसी के हिसाब से सारी चीजें होंगी। फिर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन होता है, जहां पे दोनों पार्टीज इंडियन होनी चाहिए। इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन की जब हम बात करते हैं, तो वहां पे कम से कम एक पार्टी तो ऐसी होनी चाहिए जो फॉरेन की हो। कुछ ऐसे मैटर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं जो आर्बिट्रेशन के पास नहीं जाते हैं। देखो, जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं वो आप आर्बिट्रेशन के पास नहीं लेकर जा सकते हैं। जितने भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो गए, गार्जियनशिप के इश्यूज हो गए, इंसॉल्वेंसी के हो गए, टेस्टामेंट्री मतलब विल रिलेटेड इश्यूज हो गए, या कोई ऐसा फ्रॉड जहां पे पब्लिक इन्वॉल्व है, कॉम्पिटिशन लॉ हो गया, एंटी ट्रस्ट डिस्प्यूट्स हो गए, या रियल एस्टेट के जितने भी मैटर्स होंगे, ये आप आर्बिट्रेशन
में लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग की इसलिए है, वो रेगुलर सिविल कोर्ट की प्रोसीडिंग से बचने के लिए ही होती है आपको, और वहाँ पे टाइम आपका बचता है। तो अगर हम आर्बिट्रेशन और कोर्ट में थोड़ा सा डिफरेंस देखने की कोशिश करें तो मैं आपको बता दूं कि आर्बिट्रेशन में जो प्रोसीडिंग है वो बहुत ही फास्ट होती है, लेकिन कोर्ट में वो प्रोसीडिंग स्लो हो जाती है। प्राइवेसी आर्बिट्रेशन में हाई होता है, कोर्ट में लो होता है, क्योंकि पब्लिक हियरिंग होती है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें आर्बिट्रेशन में तो वो हाई होती है और कोर्ट में थोड़ा लो होता है। एक्सपर्टाइज की बात करें तो फिर से आपका आर्बिट्रेशन में एक्सपर्टाइज हाई होगा, और जब हम बात कोर्ट की करते तो यहाँ मॉडरेट होगा। अपील का जो एरिया है वो लिमिटेड होगा आपका आर्बिट्रेशन में, लेकिन कोर्ट में वो वाइड होता है। जब हम बात करते हैं कॉस्ट के बारे में तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट की प्रेडिक्टेबिलिटी आपकी आर्बिट्रेशन में ही ज़्यादा लगेगी, लेकिन कोर्ट में मॉडरेट होती है। तो आर्बिट्रेशन बैलेंस क्या करता है? आर्बिट्रेशन एफिशिएंसी को बैलेंस करता है, एक्सपर्टाइज को बैलेंस करता है, और साथ ही साथ कॉन्फिडेंशियलिटी को भी मेंटेन करता है। इसीलिए आर्बिट्रेशन का एक्सटेंसिव यूज किया जा रहा है। किस किस केसेस में? कंस्ट्रक्शंस के केसेस में, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स का केस जो भी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, आईटी सर्विसेज, टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग की जब बात करते हैं, जॉइंट वेंचर्स की जब बात करते हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, तो ऑलमोस्ट हर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन का क्लॉज होता ही होता है। और जो भी बिजनेस में जितने भी डिस्प्यूट्स आ रहे हैं दोनों पार्टीज के बीच में, वो आर्बिट्रेशन के माध्यम से ही डील किए जाते हैं। इसीलिए कहा भी जा रहा है हमारे देश का फ्यूचर होगा आर्बिट्रेशन, और इंडिया ग्लोबल आर्बिट्रेशन हब बनता हुआ भी नजर आएगा। अभी आप देख भी रहे होंगे कि मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, ये सब आर्बिट्रेशन के इमर्जिंग सेंटर्स के रूप में इमर्ज हो रहे हैं। गवर्नमेंट भी इसको बहुत सपोर्ट कर रही है, कॉमर्शियल वर्ल्ड भी बहुत प्रेफर करता है आर्बिट्रेशन को। तो जितने भी आर्बिट्रेशन सेंटर्स अभी हमारे देश में है वो सब बूम कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको इतना बता दूं कि आर्बिट्रेशन कोर्ट का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि कोर्ट्स के बर्डन को कम करने का एक आसान तरीका है, जो बिजनेस को तेज, कॉन्फिडेंशियल और एक्सपर्ट बेस्ड जस्टिस देता है। ये समझना जरूरी भी है कि जस्टिस इज नॉट अबाउट लॉ, इट इज ऑल्सो अबाउट स्पीड, प्रैक्टिकलिटी एंड फेयरनेस। तो दोस्तों ये था आर्बिट्रेशन लॉ पर एक पावरफुल प्रैक्टिकल कंप्लीट वॉक थ्रू। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी आर्बिट्रेशन पे वीडियोस बनाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करिएगा, जिसके माध्यम से मैं आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे आर्बिट्रेशन की वीडियोस बना के जरूर प्रोवाइड करूंगी। अगर आपने अभी तक मेरे प्लेलिस्ट को विजिट नहीं किया तो प्लीज विजिट करिएगा, वहां पे आपके काम की कोई ना कोई वीडियो जरूर होगी। और अगर आपके काम की वीडियो नहीं भी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा वो टॉपिक जिस पे आपको वीडियो चाहिए, और मैं उस पर डिटेल स्टडी करके आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। आशा करती हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। मेरी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है विवाह सीरीज, जहाँ पे हम लोग मैरिज के बारे में जीरो से लेके एडवांस तक की जानकारी एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों को उसके बारे में गाइड कर रही हूँ। तो इनकेस अभी तक आपने उस प्लेलिस्ट को विजिट नहीं किया होगा तो प्लीज करिएगा और उसे एंजॉय करने की कोशिश करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।